नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। इस सीरीज का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस सीरीज का पहला लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसे अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बंगाल के नवाब प्लासी और बक्सर के युद्ध से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इस सीरीज का हमारा उद्देश्य यह है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से ठीक प्रकार से परिचित हो जाए, आपकी प्रिपरेशन का भी आपको अंदाजा हो जाए कि कितने प्रश्न आप ठीक कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आप पूरा उस टॉपिक को रिवाइज भी कर पाएं, इसीलिए ये टॉपिक वाइज ही हम लोग लेकर के आते हैं, तो पूरा रिवीजन भी आपका हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। इसी तरह से एक के बाद एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते जाएंगे। इन्हें पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे। आप सभी से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? चार ऑप्शन: सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो निम्नलिखित में से मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान को सबसे पहले औरंगजेब के समय में 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया गया। ठीक है, मुगल सत्ता के स्वर्ण काल से ही सेंटर से, केंद्र से प्रांतों में दो अधिकारी रखे जाते थे, एक दीवान और दूसरा सूबेदार। ठीक है, तो दीवान का काम था राजस्व वसूली और दीवानी न्याय, और सूबेदार का काम था तो पुलिस है, सेना है और फौजदारी न्याय। यह काम सूबेदार का होता था, और दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र अथॉरिटी रखते हुए केंद्र के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो सबसे पहले 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया, और उसके बाद 1717 में मुर्शिद कुली खान को फर्रुखसियर ने बंगाल का सूबेदार भी बना दिया। तो यहां से एक ही व्यक्ति के पास सूबेदारी के भी राइट्स और दीवानी के भी राइट्स आ गए, और फिर मोहम्मद शाह रंगीला तक आते आते क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होने लगा मुगल शासन से टूट करके। तो ये भी बंगाल का स्वयं को नवाब कहने लगा मुर्शिद कुली खान, और इसने अपने पद को पैतृक कर लिया, यानी एक प्रकार से धीरे धीरे इसने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी मुर्शिद कुली खान ने। तो ये अंतिम था। इसके बाद जो है पैतृक हो गई बंगाल की सूबेदारी, और उनको नए नाम से जाना गया बंगाल के नवाब। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ गई। चलिए बी हमारा उत्तर है। तो आइए यहां पे पूरा देखिए, पूरा लिखा हुआ। पहले तो चूंकि प्लासी की तरफ हमें बढ़ना है, तो कैसे अंग्रेज बंगाल में घुसे। तो सबसे पहले बंगाल के मुगल सूबेदार शाह शुजा की अनुमति से बंगाल के हुगली में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की। यह 1651 में हुआ। उसके बाद 3000 रुपए वार्षिक के बदले BEIC को बंगाल में मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई, और इस अनुमति, ये चूंकि क्षेत्रीय स्तर पर अनुमति मिली थी, प्रांत के स्तर पर, लेकिन फिर मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में व्यापारिक फरमान दे दिया, दस्तक दे दिया। इस दस्तक के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, और यही जो है प्रमुख कारण बना बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के झगड़े में। ठीक है, तो अब यहां देखिए, यहां से हमने देखा मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, और मुर्शिद कुली खान फर्रुखसियर के समय बंगाल का सूबेदार बन गया। इसी ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। तो पहले बंगाल की राजधानी ढाका थी, उसे मुर्शिदाबाद इसने स्थापित किया, और इसी के नाम पर उस नए शहर का नाम मुर्शिदाबाद पड़ा। इसका नाम था मुर्शिद कुली खान। ठीक है, उसके बाद जो है 1719 में मुर्शिद कुली खान को उड़ीसा का भी कार्यभार मिल गया, और इसकी मृत्यु हुई मुर्शिद कुली खां की
1727 में, और इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का शासक बना। ठीक है, तो ये अंतिम था। ठीक है, फिर उसी तरह से पूरी कहानी है, हम एक एक करके देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस तरह के चार्ट्स का फायदा ये होता है कि आप पूरे टॉपिक को 5 या 10 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, फिर से वही प्रश्न है, और ये यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है। देखिए किस तरह से प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था निश्चित रूप से मुर्शिद कुली खान, ये हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? एमपीपीसीएस प्री 1994, बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो निम्नलिखित में से प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने कमान संभाली, और जो बंगाल के नवाब थे उनका जो सेनापति था मीर जाफर, उनके अन्य अधिकारी, बंगाल का सबसे बड़ा धन कुबेर जिसे जगत सेठ की उपाधि दी गई थी, ये सब लोग जो है नवाब सिराजुद्दौला के विरोध में हो चुके थे, और अंदर अंदर पूरा षड्यंत्र बन गया था रॉबर्ट क्लाइव के साथ कि नवाब को जो है प्लासी के मैदान में हरा देना है। एक बहुत छोटी सेना लेकर के रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी के मैदान में आकर के डट गया, और उसने स्पष्ट रूप से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को चैलेंज किया। एक बड़ी सेना सिराजुद्दौला के पास थी, लेकिन वो सेना जो है साइलेंट रही। केवल अग्रणी टुकड़ी एक मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में जो है वो लड़ने के लिए गई। कहते हैं इन दोनों ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन मीर मदान को जैसे ही गोली लगी वैसे ही सिराजुद्दौला ने अपने अन्य मंत्रियों से सलाह की, जिसमें मीर जाफर प्रमुख था, और मीर जाफर ने कहा कि हम लोग तो युद्ध को देख लेंगे, आप ऐसा करिए कि यहाँ से निकलिए। और उसके बाद बाजी पलट गई। जो है मीर जाफर के पुत्र मीरान ने फिर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। ये सब इतना बड़ा जो है राजवंश एक झटके में तबाह हो गया प्लासी में। ठीक है, आइए पूरे इस टाइमलाइन को जो है हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, पहले तो हम ये समझेंगे कि कैसे प्लासी की परिस्थिति आई, यानी प्लासी के युद्ध के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण कार्य कर रहे थे। ठीक है, चलिए करके जो है हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला बनाम अंग्रेज ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम भी लगेगा। तो सिराजुद्दौला बनाम अंग्रेज कैसे आमने सामने दोनों आए? देखिए, तो अंग्रेजों द्वारा नवाब की आज्ञा के बिना कलकत्ता की किलेबंदी, तो इन्होंने मना किया सिराजुद्दौला ने कि भाई तुम लोग यहाँ व्यापार करने आ रहे हो, यहाँ किला बना रहे हो, दुर्गीकरण कर रहे हो, दुर्ग बना रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो, मत करो। लेकिन नहीं माने सब। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, तो दस्तक 3000 रुपए वार्षिक के बदले जो दिया गया था फरूख सियर के द्वारा, उसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के लिए तो दुरुपयोग होता ही था, जो निजी कार्य करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, वो भी दस्तक का प्रयोग करते थे, और यहां तक कि उस दस्तक को भारतीयों को बेचा भी जाता था, तो बड़ा घाटा होता था। इसके अलावा राज बल्लभ के पुत्र कृष्णदास को संरक्षण अंग्रेजों ने दिया हुआ था, इसके ऊपर गबन का आरोप लगाया था सिराजुद्दौला ने। ठीक है, इन सब कारणों को देखते हुए 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। अंग्रेज फुल्टा द्वीप पर भाग गए, और यही तथाकथित ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि एक छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेजों को पकड़ करके बंद कर दिया गया, और जिससे दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये पूरी कहानी को हमने समझा है, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब ये जून में हुआ, तो जनवरी 1757 में अंग्रेजों ने पलटवार किया। क्लाइव और वाटसन ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। ठीक है, फरवरी 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि हुई, और यह संधि जो है
इसकी शर्तों को अगर आप देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से समझेंगे कि सिराजुद्दौला ने इस संधि में काफी अपने को झुका लिया। यानी सिराजुद्दौला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यह संधि जो है उनके लिए अपमानजनक थी। देखिए क्या क्या है, अंग्रेजों के पुराने व्यापारी के अधिकार को मान्यता मिली तथा दुर्ग की किलेबंदी का अधिकार मिला, जबकि उन्होंने कहा था कि दुर्ग की किलेबंदी नहीं करोगे। इसके अलावा अंग्रेजों को युद्ध क्षतिपूर्ति भी मिली। युद्ध क्षतिपूर्ति हमेशा आप जानते हैं कि जो पक्ष हारता है वो देता है, जीतने वाला कभी किसी को युद्ध क्षतिपूर्ति नहीं देता है। अब अंग्रेज आक्रांता की भूमिका में थे। देखिए यहां मैंने फाइनल विषय लिखा है जो इससे निकल रहा है कि अंग्रेज हावी हो गए सिराजुद्दौला पर। सोचिए, बंगाल के नवाब पर हावी हो गए, बंगाल में एक छोटी सी फैक्ट्री स्थापित करने वाले और 1500 की संख्या में रहने वाले अंग्रेज। ठीक है, फिर यहां से प्लासी, अभी भी क्लाइव माना नहीं तो प्लासी के युद्ध की भूमिका यहां से तैयार हुई। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, राय दुर्लभ, बंगाल का जगत सेठ। जगत सेठ के बारे में तो यह कहा जाता है कि जगत सेठ के साथ भी बहुत बदतमीजी कर दिया सिराजुद्दौला ने, और वो बहुत अलग तरह की बदतमीजी थी जिसको बर्दाश्त नहीं। एक तो इनको झापड़ भी मारा गया था। जगत सेठ एक टाइटल थी, ठीक है, और जगत सेठ इसलिए इन्हें कहा गया कि इनके पास बहुत पैसा था और इनके पैसे के बारे में जो है कोई संख्या नहीं बता पाता था। तो लोग ये कहते थे कि जगत सेठों के पास इतना पैसा है कि वो सोने और चांदी की ईंटों से गंगा को रोक सकते हैं। तो गंगा की धार यानी गंगा पर पुल बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं, पुल नहीं बांध बना सकते हैं, इतना पैसा है। तो जगत सेठ भी खिलाफ हो गए और अमीनचंद, इन लोगों ने मिलकर के पूरा षड्यंत्र रच दिया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी की, युद्ध में मूक दर्शक की भूमिका में बैठा रहा। जैसा मैंने बताया, मीर मदान और मोहनलाल आगे बढ़े, मीर मदान को गोली लगी। सिराजुद्दौला की स्पष्ट पराजय हुई। मीर जाफर के पुत्र मीरान ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी और उसके बाद प्लासी के युद्ध का परिणाम हुआ। थोड़ा सा ये देख ले। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। बीआईसी को 24 परगने की जमींदारी मिली। अब खूब लूटा गया बंगाल को। 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति कंपनी को मिली। क्लाइव और वाटसन को लाखों रुपए प्राप्त हुए। छोटे छोटे कर्मचारियों को बहुत कुछ मिला। बंगाल पर बीआईसी का प्रत्यक्ष अधिकार हुआ। अंग्रेज भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदार बन गए। बंगाल में इतना संसाधन मिला इनको। बंगाल के अथाह दम से बीआईसी ने बड़ी सेना का निर्माण किया। फ्रांसीसी कंपनी बुरी तरह पिछड़ गई। अब उनके पास हौसला नहीं था अंग्रेजों से लड़ने का। ठीक है, इतनी कहानी हमने समझी। अब चलिए, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष, तो निश्चित रूप से प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुआ था प्लासी के युद्ध में 1757 में जो लड़ा गया था। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है और इसे कहा जाता है कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। ठीक है, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। एक साधारण क्लर्क के रूप में रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था और बहुत ही कम समय में आर्कट के घेरे में इसने अपने युद्ध कौशल का चमत्कार सबको दिखाया और प्लासी में तो इसने पूरी तरह से बाजी ही पलट दिया और सब लोग देखते रह गए। और इसने जो है एक अपने कठपुतली मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जिसे बंगाल के नवाब के दरबार के एक कवि ने कहा था कि मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव का गधा है। ठीक है, तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निश्चित रूप से रॉबर्ट क्लाइव था। अगला, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो निम्नलिखित में से स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। विलियम पीट ने कहा कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। ठीक है, और मुझे ठीक से याद है तो मैकाले ने ही कहा कि यूं तो हमारी जो भूमि है इंग्लैंड की, इसने अनेक वीरों को जन्म दिया है। ये बड़ी फर्टाइल लैंड है कि बहुत
वीरों को, सेनापतियों को यह जन्म देती है, महान लोगों को यह जन्म देती है हमारी धरती। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उन सब में रॉबर्ट क्लाइव अद्वितीय था। तो वास्तव में रॉबर्ट क्लाइव ने अद्वितीय कार्य किया। एक इतनी छोटी सी सेना की मदद से आप सोच रहे हैं, वो प्लासी के मैदान में ठीक है आपने सबको फिट कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप डरेंगे नहीं। एक छोटी सी 2200 की सेना लेकर के आप प्लासी के मैदान में आके खड़े हो गए। 50,000 की सेना की बात होती है कि सिराजुद्दौला लेकर के खड़ा था, बताइए। तो निश्चित रूप से इसने वीरता और कूटनीति तो की ही। प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य में नदिया जिले में स्थित है। डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। तो निम्नलिखित में से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने का काम किया मीर कासिम ने। तो अब यहां यह समझिए, सिराजुद्दौला प्लासी के मैदान में मारा गया, मैदान में तो नहीं मारा गया, वो भाग रहा था और उससे मारा गया। उसके बाद मीर जाफर जिसने गद्दारी की थी, उसको बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने बनाया और उसको खूब लूटा। और जल्द ही मीर जाफर को यह समझ में आ गया कि मुझे तो कोई लाभ इसका नहीं मिला। और फाइनली 1760 में अंग्रेजों ने यह कहा कि अब तुम अपनी गद्दी छोड़ दो, अब मीर कासिम इस गद्दी पर बैठेगा। तो 1760 में मीर कासिम गद्दी पर बैठा। लेकिन अंग्रेजों के अनुमान के विपरीत मीर कासिम के बारे में कहा गया कि यह जो है एक योग्य शासक था, मीर कासिम, ठीक है। इसने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी को स्थानांतरित कर लिया, जो कि कलकत्ता से काफी दूर था। तो 9 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आइए देखें, हमने कहा ना, तो यहां देखिए 1757 से लेकर 1760 यानी प्लासी के युद्ध से लेकर के अगले 3 वर्ष तक बंगाल में क्या हुआ उसको समझिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लालच की पराकाष्ठा, बंगाल को कामधेनु गाय समझ लिया अंग्रेजों ने। कामधेनु गाय का मतलब कि जिसका दूध कभी खत्म होगा ही नहीं, या अक्षय पात्र कहते हैं कि अक्षय पात्र में से जो भी सामान, आपने पूड़ी अगर अक्षय पात्र में रखी है तो उसको निकाल के देते जाइए, अक्षय पात्र से कोई सामान खत्म नहीं होता। तो कामधेनु गाय इन्होंने मान लिया, बंगाल को खूब लूटा और कुप्रशासन की आड़ में मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को नवाब इन्होंने बना दिया 3 साल के अंदर ही। मीर कासिम जब नवाब बना तो फिर अंग्रेजों को बड़ा लाभ मिला। क्या क्या? तो कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव की दीवानी प्राप्त हुई तथा सिलहट के चूना व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा मिला। मीर जाफर को 15,000 मासिक पेंशन दे दी गई। मीर कासिम, जैसा मैंने कहा कि योग्य शासक निकला, इसने बहुत सारे सुधार किए, जैसे लोक व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार पर इसने नियंत्रण लगाया, सेना का आधुनिकीकरण किया, मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की, ठीक है। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया और शाही फरमान के दुरुपयोग का इसने विरोध किया। और एक समय यह आया कि वेस्टर्न और मीर कासिम के बीच एक संधि हुई, इस पर 9% चुंगी की बात हुई, लेकिन परिषद ने कहा कि यह सब कोई बात नहीं है। तो मीर कासिम ने सबके लिए चुंगी को समाप्त कर दिया कि ये जो दस्तक है उसमें केवल इसका लाभ अंग्रेज ही क्यों ले, ये हम चुंगी ही खत्म कर देते हैं, ये टैक्स ही हम खत्म कर देते हैं। उससे अंग्रेज बहुत चिढ़ गए। तो अंततः जो है जुलाई सितंबर 1763 के बीच अंग्रेज बनाम मीर कासिम हुआ। कहवा यानी बर्दवान, गिरिया यानी मुर्शिदाबाद और उदनौला में मीर कासिम की हार हुई। अब इस तरीके से अब पृष्ठभूमि हमारी तैयार हो रही है, कहां की? बक्सर के युद्ध की, ठीक है। अगला, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया वो युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो 1764 में लड़ा गया। देखिए, प्लासी का युद्ध एक छल की विजय थी, एक विश्वासघात की विजय थी, लेकिन बक्सर का युद्ध पूरी तरह से अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी तैयारी के साथ हुआ।
बक्सर के युद्ध में भारत की 3 शक्तियां एक साथ आई। एक तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये 3 भारत की शक्तियां एक साथ आई, बक्सर के मैदान में ये लोग पहुंचे। और इस बार तो क्लाइव भी नहीं था। क्लाइव कहां चला गया था? क्लाइव चला गया था इंग्लैंड। इस बार हेक्टर मुनरो खड़ा था और हेक्टर मुनरो ने भारत की इन तीनों शक्तियों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। ठीक है, तीनों की तीनों शक्तियां बक्सर के युद्ध में हार गई। तो हम ये कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक था, जिसने स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज छल भी कर सकते हैं, कूटनीति भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे रणनीतिकार भी हैं, इसके साथ साथ बहुत अच्छी उनकी सेना भी है, बहुत अच्छे सेनापति भी हैं वो, बहुत अच्छे तरीके से वो युद्ध भी लड़ सकते हैं। ये सब स्थापित किया। ए हमारा उत्तर है। अब आइए देखिए, ये बक्सर के युद्ध का महत्व मैंने लिखा हुआ, एक एक करके बताऊं। देखिए, पहला प्लासी का युद्ध रण कौशल से नहीं छल से जीता गया था। नवाब सिराजुद्दौला के साथियों ने उसके साथ धोखा किया था, लेकिन बक्सर का युद्ध बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ हुआ। इसने अंग्रेजों के युद्ध कौशल की जीत इससे हुई। और यह कब पता चलता है? 1764 में युद्ध हुआ, 1765 में संधि हुई। अवध के नवाब बोल नहीं कुछ पाए, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट भी कुछ नहीं बोल पाए। गुलाम हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है कि जितने देर में कोई व्यक्ति गधा खरीदता है, उससे कम समय में जो है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हो गया। अंग्रेजों ने जो लिख दिया बस उस पर हस्ताक्षर, कोई निगोशिएशन नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए, बक्सर के विजय ने प्लासी के निर्णय पर पक्की मोहर लगा दी तथा एक झटके में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा अवध को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। तो उस समय के बंगाल की बात हम करते हैं तो उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों है। इसके अलावा अवध के नवाब भी थे, अधीन कर दिया। अब बंगाल का नवाब, देखिए क्या क्या लाभ हुआ इसका। देखिए, अब बंगाल का नवाब अंग्रेजों की कठपुतली था, अवध का नवाब उनका निर्भर और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उनका पेंशनर था। इनको पेंशन पे दे दिए। जीबी मालेसन ने क्या लिखा? बक्सर को सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। इस विजय के पश्चात अंग्रेजों को न केवल बंगाल ही मिला, बंगाल तो मिल ही गया, न केवल इसने अंग्रेजी सीमाओं को इलाहाबाद तक पहुंचा दिया, अपितु अवध के नवाब अंग्रेजी शक्ति से कृतज्ञतापूर्ण निर्भरता के बंधन में बंध गए और अगले 94 वर्षों तक अंग्रेजों के मित्रों के मित्र तथा शत्रुओं के शत्रु बने रहे। और फिर तो अंग्रेजों ने इनका राज्य ले ही लिया। तो अब क्या है, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है लाइन है। क्या लिखा है इसमें? ठीक है, कहीं पर भी आपको लिखने के लिए काम आएगा अगर इस तरह का विषय। जहां प्लासी के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को स्थापित किया, वहीं बक्सर के युद्ध ने उत्तर भारत में, फुल स्टॉप। अब कंपनी का दावा संपूर्ण भारत पर था। ठीक है, कि अब भाई हमें तो संपूर्ण भारत चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो निश्चित रूप से बक्सर का युद्ध हम कहेंगे। ठीक है, ए हमारा उत्तर है। एक झटके में पूरा पूर्वी भारत अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ठीक है, और कितना बुरी तरह से उन्होंने हराया था कि अवध का नवाब 1 साल बाद संधि करने के लिए तैयार था, उसने कोई शर्त नहीं थोपी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय यही शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक थे। हालांकि ये निर्वासित जीवन जी रहे थे अवध में आकर के, तो इनका जीवन बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। फिर अंग्रेजों के पेंशनर बने गए, फिर महादजी सिंधिया इनको लेकर के दिल्ली गए, मराठों के संरक्षण में इन्हें दिल्ली का शासक बनाया गया। उसके बाद जो है इनकी आंखें फोड़ दी गई, बड़ा दुर्दिन इन्होंने देखा। डी हमारा उत्तर है, शाह आलम द्वितीय। अगला, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। ठीक है, मीर कासिम से जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ अंग्रेजों का, उन्होंने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से अपदस्थ कर दिया, हटा दिया और तुरंत मीर जाफर को दोबारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया तो उस समय मीर जाफर बंगाल का नवाब था। ठीक है, बी हमारा उत्तर है। अगला,
निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दीवानी प्रदान की? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, तो निश्चित रूप से शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया। दीवानी का क्या मतलब है? दीवानी का मतलब है कि भू राजस्व वसूलने का राइट्स। ठीक है, दीवानी। तो मैंने जैसा कि आपको प्रारंभ में ही बताया कि दो तरह के अधिकारी मुगल प्रांतों में रहते थे, एक सूबेदार रहता था, एक दीवान रहता था। तो शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिए, दीवानी राइट्स प्राप्त कर लिए, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल की दीवान बन गई। ठीक है, और जो बंगाल के नवाब चल रहे हैं, जैसे उस समय मीर जाफर, तो वो क्या है? तो वो जो है सूबेदार है। ठीक है, दो अधिकारी मैं बता रहा था, बाकी इन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई तो उसको केंद्रित कर लिया। ठीक है, तो अब आइए, ये दो संधियां हुई। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियां हुई 1765 में। कब हुई? जब क्लाइव भारत आया तब हुई। बक्सर के युद्ध के समय क्लाइव यहां नहीं था, लेकिन इलाहाबाद की संधि के समय वो दोबारा भारत आया तो उसने इलाहाबाद की संधि की। ठीक है, तो इलाहाबाद की पहली संधि हुई 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत, स्पष्ट लिखा है, मुगल बादशाह ने क्लाइव की सभी शर्तों को चुपचाप मान लिया। समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखरीन में लिखा है कि इस संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। ठीक है, तो क्या था शर्त? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। शाह आलम को अवध से कड़ा तथा इलाहाबाद प्राप्त हुआ इनके निजी खर्च के लिए। कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया और इनको इलाहाबाद में कैद करके रख दिया। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? तो अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर अवध वापस मिल गया। अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखने का प्रावधान किया गया। तो किसी शासक के खर्च पर उसके राज्य में अंग्रेजी सेना रखने का मतलब क्या है? ये सहायक संधि है। ये सहायक संधि का ये मुख्य फीचर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली सहायक संधि तो अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 की, इलाहाबाद की दूसरी संधि में अवध के नवाब के साथ की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शर्त थी। ठीक है, आप सहायक संधि प्रणाली पढ़ेंगे तो इसीलिए कि ये सबसे पहली संधि हुई थी। ठीक है, अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखने का प्रावधान। कंपनी को 50 लाख रुपए और चुनार का किला मिला। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला। ये दोनों संधियां थी। ठीक है, चलिए अगला। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान किया मुगल सम्राट ने। तो बी हमारा उत्तर है। अगला, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? अब देखिए कई प्रश्नों को कैसे बार बार घुमा करके पूछा जा रहा है। तो वो गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अगला, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा हुई, तो इसी में दिया गया। तो 17 का हमारा उत्तर है ए। अगला, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मुर्शिदाबाद का मतलब बंगाल की बात हो रही है। मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया मोहम्मद रजा खान को। तो अब हम बात कर रहे हैं बंगाल में दैव शासन व्यवस्था की। तो आइए बंगाल में दैव शासन व्यवस्था को ठीक प्रकार से समझ लें हम। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि मुगलों के स्वर्ण काल से ही मुगल प्रांतों में 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। एक जिसे हम दीवान कहते थे, जिसके पास राजस्व वसूली और दीवानी न्याय की अधिकारिता होती थी, सिविल जस्टिस उससे जुड़ा हुआ था, सिविल मामले वो देखता था। एक फौजदार होता था जिसके पास सेना, पुलिस और क्रिमिनल लॉ होता था। ये दोनों अधिकारी प्रांतों में लगभग एक समान पदों पर थे और दोनों प्रत्यक्ष रूप से केंद्र से यानी मुगल शासक से नियंत्रित होते थे। आपस में लगभग ये बराबर एक समान शक्ति रखते थे। ये ढांचा इसलिए बनाया गया था कि शक्ति का नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत चलता रहे, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति में ये दोनों शक्तियां दे दी जाएंगी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति निरंकुश हो जाए, और जो कि हुआ भी। मुर्शिद कुली खान ने स्वयं को नवाब घोषित कर लिया, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सभी जो बड़े बड़े मुगल स्टेट से वो टूट गए। अवध में स्वतंत्र राज्य खड़ा हो गया, हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र राज्य खड़ा कर लिया, बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने कर लिया, ठीक है। और मुगल सत्ता इस प्रकार से कमजोर हो गई। तो अब यहां समझिए कि 1765 में दीवान कौन बन गई है? तो दीवान बन गई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी नियुक्ति किसने किया? मुगल सम्राट ने किया कि भाई अब तुम हमारी दीवान हो बंगाल में। बंगाल में एक और अथॉरिटी है जो बंगाल का नवाब है, और जो कि एक रूप में बंगाल का सूबेदार ही है ना, है तो वो सूबेदार ही। मान लीजिए उसके पास शक्ति हो गई, मुगल शासन कमजोर हो गया तो अब अपने को नवाब कहा, लेकिन है वो सूबेदार ही। और उसी के पास क्या है? सूबेदार की भी ताकत है और दीवान की भी ताकत है, मुर्शिद कुली खान के समय से ही। तो अब कंपनी ने ये कहा कि इसी बीच जो है मीर जाफर को हटाकर मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर जो है बंगाल का नवाब बना दिया। और यह कहा गया नजमुद्दौला से कि तुम्हारे नीचे एक उप सूबेदार बैठेगा, उप नाजिम बैठेगा, नाजिम भी इनको कहते थे, तो उप नाजिम बैठेगा, वो तुम्हारे सारे कार्यों को देखेगा, क्योंकि तुम छोटे हो, वही सारे कार्यों को देखेगा, और उसको हटाने की अधिकारिता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी। तो जो सूबेदार के नीचे उप सूबेदार है उसको हटाएगी कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी नियुक्ति किसने किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो वो किसके प्रति वफादार होगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो एक तरफ तो दीवानी डायरेक्ट मिल गई, दूसरा उप नाजिम या उप सूबेदार बैठा करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने सूबेदारी भी अपने हाथ में ले ली, यानी पूरा प्रशासन किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो नवाब की सेना को कहा गया कि समाप्त करिए। आपको सेना की क्या आवश्यकता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है। वित्त और विदेश नीति कंपनी के हाथ में आ गई। नवाब के नीचे एक उप सूबेदार की नियुक्ति कर दी गई, मैंने बताया। इस प्रकार दीवान के नाते दीवानी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से दीवान बनी ना, जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह ने दीवान बनाया, तो दीवानी अधिकार मिल गए। और उप सूबेदार, और इस उप सूबेदार को हटाएगा कौन? इसको नियुक्त कौन करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये किसके प्रति वफादार होगा? आप खुद स्वयं सोचे। तो उप सूबेदार रजा खां के माध्यम से निजामत कंपनी के हाथ में आ गई। तो पूरी शासन व्यवस्था कंपनी के हाथ में आ गई। दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में सिताब राय को कंपनी ने नियुक्त कर दिया। तो ये जो रजा खान था, ये बंगाल में दीवानी का कार्य भी देख रहा था और इसके अलावा जो है उप सूबेदार ही था। तो कंपनी ने डायरेक्ट अपने हाथ में कुछ नहीं लिया, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके पास थी? वो कंपनी के पास ही थी। तो इसी को कहा गया उत्तरदायित्व विहीन शासन। तो शासन किसी और के नाम से चल रहा है, शासन कोई और कर रहा है, और जो गड़बड़ी हो रही है उसके लिए दोष किसी और को दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह का दैव शासन हमारे देश में भी 10 सालों तक चला। आप बताइएगा कमेंट करके कब। तो क्या दुष्परिणाम हुआ दैव शासन का? कानून व्यवस्था का संकट हो गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ मतलब नहीं और नवाब के पास कोई शक्ति नहीं। ठेका पद्धति से भू राजस्व की वसूली पड़ी, कृषि का हास हो गया,
1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। कहते हैं कि न भूतो न भविष्यति, इतना बड़ा अकाल पड़ा बंगाल में। उद्योग और दक्षता का ह्रास हुआ और भारतीय व्यापार तथा वाणिज्य का विघटन हो गया। यह कब समाप्त हुआ? तो 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा दैव शासन व्यवस्था को समाप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए इतना हमने समझ लिया। दैव शासन व्यवस्था पर मैंने थोड़ा सा इसलिए जोर दिया कि दैव शासन व्यवस्था समझ नहीं पाते हैं लोग जल्दी, तो हमने कहा कि इस पर थोड़ा समय लेकर के हम देखते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो गारो, खासी, कुकी, टिपरा। तो हमारा उत्तर है खासी जनजाति के संपर्क में ब्रिटिश सबसे पहले आए, उनको जब दीवानी अधिकार मिले उसके बाद से। ठीक है, तो कहते हैं कि खासी पर्वतों पर चूना के पत्थर मिलते थे और इसका व्यापार जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने करना शुरू किया, तो जो है ये लोग संपर्क में आए। बी हमारा उत्तर है। अगला, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसुफदौला के अर्थ मंत्री थे, तो ये सही है। अब देखिए कितना कठिन प्रश्न है, आप किताबों में देख लीजिएगा, नहीं लिखा है इसके बारे में। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, तो अब एक दो को भी उच्च स्थान प्राप्त है, तो आपको यस ही कहना है, आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो एक तो जो है राजा टिकैत राय नवाब आसुफदौला के अर्थ मंत्री थे, वित्त मंत्री की बात हो रही है, और एक प्रोमिनेंट हिंदू थे झाऊलाल, इनका नाम आता है। इसके अलावा सफदरजंग जो नवाब थे, उनके प्रधानमंत्री के रूप में, सेना नायक के रूप में नवल राय का नाम आता है। तो एक और दो हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी जो 20 का हमारा उत्तर है वो है सी। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? इसी तरह के प्रश्न में एकदम जो है घिघी सबकी बंध जाती है कि अरे इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो अंबर का युद्ध सबसे पहले हुआ 1749 में हुआ। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार के विषय पर लड़ा गया, जिसने अंग्रेज और फ्रेंच को आमने सामने कर दिया। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया और वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया और यह युद्ध निर्णायक रहा। इसने पूरी तरह से फ्रांसीसियों का भारत में एक शक्ति के रूप में उनकी कमर तोड़ देने का काम किया। फिर पांडिचेरी में ही सिमट गए फ्रांसीसी। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। तो यही है सीक्वेंस, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, आइए एक बार इन सबका जो है हम रिवीजन कर लें। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक चला। यह एक स्थानीय युद्ध था जो कर्नाटक व हैदराबाद में उत्तराधिकार युद्ध का परिणाम था। 1748 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहां निजामुल मुल्क की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। तो यह हैदराबाद राज्य की बात हो गई। दूसरा, इसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चांदा साहब के बीच शुरू हो गया। डुप्ले ने इस राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए कर्नाटक में चांदा साहब और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन किया। तो अब अंग्रेजों ने कर्नाटक में अनवरुद्दीन और हैदराबाद में नासिर जंग का समर्थन किया। तो इसी में अंबर का युद्ध लड़ा गया, अंबर या अंबूर का युद्ध 1749 में। इसमें मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर उसे मार डाला और अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली ने भागकर त्रिचनापल्ली के किले में शरण ली और इसी के बाद आरकट का घेरा जो है क्लाइव ने डाला और जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया और बहुत नाम उसने कमाया। ठीक है, तो यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो गया।
तृतीय कर्नाटक युद्ध, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लीजिए, नहीं तो हम सीधे वांडीवास के युद्ध पर भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि से हुई, अस्थायी साबित हुई। 1756 में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हो गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध ये वैश्विक युद्ध थे, ठीक है। इसके बाद यहां देखिए वांडीवास का युद्ध, आप स्क्रीनशॉट, यह निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट कर रहे थे और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक पराजय हुई। वस्तुतः इस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया, ठीक है। चलिए, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। तो काउंट डी लाली पराजित हुआ। 22 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। अगला, वांडीवास के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। यही हमारा उत्तर होगा 23 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आईएस प्री 1995 का प्रश्न है। तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव नहीं, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से और भारत की 3 शक्तियां मीर कासिम, अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, निश्चित रूप से। चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, चिलियांवाला का युद्ध द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के दौरान हुआ था जनवरी 1849 में। यह अनिर्णायक युद्ध था, ठीक है। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठे हुआ था 1795 में, जिसमें मराठों ने निजाम को हरा दिया, ठीक है। तो यही वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यही सही सुमेलित है, बाकी सब असुमेलित है। तो 24 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत, सिख। तो निम्नलिखित में से अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया। 3 एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया, जिसके बाद अंततः मराठों को पराजित किया जा सका। लेकिन मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि मुगलों के बाद सभी लोग ये मान रहे थे कि मुगलों की अथॉरिटी को मराठा ही पूरा करेंगे। मुगलों के पतन के बाद जिसका उदय होगा वो मराठा ही है, और उनका उदय बड़े पैमाने पर हो ही गया था। हाँ, एक बहुत मेजर सेटबैक उनको लगा पानीपत के युद्ध में 1761 में, जब मराठा सेना पानीपत के युद्ध में हारी। यह बहुत बड़ा सेटबैक था, जिससे उभरने में मराठों को 10 से 12 साल लग गया। और उसी दौरान इधर पूरा पूर्वी भारत में अपना प्रभाव जो है अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया, ठीक है। तो ए हम कहेंगे 25 का ए। तो इस प्रकार से बंगाल के नवाब, प्लासी और बक्सर के युद्ध से पिछले वर्षों में जो कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे उन्हें हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।